नमस्कार बच्चों। आज आपका वीडियो थोड़ा लेट हो गया। इसका मुख्य रीज़न ये था कि आज से मैंने 11th के लिए भी वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो पहले 11th वालों का वीडियो बना रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। पिछले 3 वीडियो आप लोगों के अपलोड हो चुके हैं। चौथा वीडियो आज के लिए मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। इन 3 वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था और बोला था कि भाई आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, और जब आप आंसर बताएंगे तो उसके हिसाब से आगे हो पाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर किसी ने भी मुझे नहीं बताया, है ना। और जो दूसरा क्वेश्चन था, उसका आंसर 2 बच्चों ने बताया। एक शिवम गुप्ता जी हैं और दूसरा कामनी गुप्ता। अब उनका आंसर सही है या गलत है, इसे सॉल्व करके देखेंगे, तब पता चलेगा। अब मुख्य बात यह है कि जब आप आंसर नहीं भेजते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपसे क्वेश्चन बन गया हो, है ना। तो आंसर आप इसके भेजते रहिए। दूसरा, अपने सभी बच्चों में कई बच्चे मुझे फ़ोन लगाकर कल बोल रहे थे कि मुझे वीडियो का नहीं मिल पाया लिंक वगैरह, तो मैं मैक्सिमम जितने लोगों को हो सका मैंने भेज दिया है। तो कोशिश करिए कि आपके पहचान वाले जो भी बच्चे हों उनको इसका लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक ना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, पहले इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके। अच्छा, एक बात और थी, कुछ बच्चे बोले कि सर उसको इंग्लिश में भी हल्का फुल्का बताइए आप, तो मैं आप लोगों के लिए उसको इंग्लिश में भी करने जा रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन बच्चों ये था, यदि एक पिंड 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है तो 1 कूलाम्ब आवेश प्राप्त करने में से कितना समय लगेगा। इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में देखें तो क्या लिखा होगा, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम इट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहले देखिए, क्वेश्चन लगाने का जो तरीका होता है बच्चों, ये होना चाहिए कोई भी न्यूमेरिकल, कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए और उसमें ये डिसाइड कीजिए कि आपके पास क्या क्या दिया गया है ना। तो आपके पास ये दिया गया है 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन और 1 कूलम्ब, तो इसे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, है ना। और ये क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि ये पिंड था जो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहे हैं तो इस पिंड पर कैसा आवेश आएगा, धनावेश उत्पन्न होगा। ठीक है, जो कि हर सेकंड के साथ बढ़कर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो 1 सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 1 सेकंड में इस पर कितना चार्ज आएगा, पहले हम ये कैलकुलेट कर लें, और फिर जितना हमारा चार्ज आएगा 1 सेकंड पर में इसमें, उसको हम 1 कूलम्ब से डिवाइड कर दें तो टोटल हमारा टाइम आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना है आपका, 10 to the power 9, है ना। कितने सेकंड में, पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो चार्ज ऑन बॉडी इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में उस पिंड पर कितना चार्ज उत्पन्न होगा, कितना आवेश उत्पन्न होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो n की वैल्यू कितना है, 10 की घात 9 गुणे e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम्ब। तो 1 सेकेंड में उत्पन्न आवेश कितना आ गया आपका, देखिए 1.6 रहा आएगा आपका, और 19 में से 9 गए, ये ऋणात्मक है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ती हैं, तो 19 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, इंटू 10 to the power -10 कूलम्ब। ठीक ना, यानी कि उस बॉडी पर 1 सेकंड में इतना चार्ज आएगा। तो ये बोलता है कि कितने समय में उस पर आवेश 1 कूलम्ब होगा। तो हम लोग लिखते हैं माना t समय में 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न होगा।
ठीक है। तो देखिए 1 सेकेंड में कितना उत्पन्न हो रहा है, इतना चार्ज, तो 1 कूलाम। तो टोटल Q जो होगा T इंटू Q1 इसे नाम दीजिए, इंटू Q1, यानी कि टोटल समय T था और 1 सेकेंड में इतना चार्ज उत्पन्न हुआ, तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे, टोटल चार्ज हमारा आ जाएगा। और टोटल चार्ज कितना दिया गया है, 1 कूलाम इक्वल टू 2 इंटू Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻10। इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये बटे में चला आएगा इसके, तो T इक्वल टू 1 कूलाम बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻10। ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात धनात्मक आ जाएगी, -10 आपका क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। और इसको जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये हटेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 16 से काटेंगे अगर 0.16 छक्का 96, फिर 40 बचेगा, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, यानी कि T इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। ये सेकेंड +10 सेकेंड, यानी कि बहुत ज़्यादा मान होगा। इसके बाद 625 लिखने के बाद आप 7 शून्य और बढ़ाओगे तो इतना ज़्यादा सेकेंड है, तो ये बहुत ज़्यादा संख्या है। तो इसे अपन अगर वर्ष में बदलने जाएं तो क्या करना पड़ेगा, T इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻10 अपान, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, इंटू एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, यानी कि टोटल टाइम का हम डिवाइड कर देते हैं। एक साल में उपस्थित कुल सेकंडों की संख्या को इससे डिवाइड कर लेते हैं तो हमें वर्षों में मिल जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग आएगी 198.3 या 4 के प्रॉक्स आएगी, कुछ 2 ईयर्स। ये सेकंड में वैल्यू थी आपकी और ये ईयर्स में वैल्यू है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 200 साल। ठीक है। अब सोचिए 1 खरब इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में बाहर निकलते हैं किसी पिंड से, तो 1 कूलाम्ब आवेश प्राप्त करने में उसे 200 साल लग जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आपको मेनली ये समझाने के लिए था कि 1 कूलाम्ब आवेश कितना बड़ा होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, 1 कूलाम्ब आवेश कितना बड़ा होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि जो 1 कूलाम्ब गणना है वो अपेक्षाकृत बहुत बड़ी संख्या होती है ना। इसीलिए हम इसमें जब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे पढ़ने जाएंगे, तो माइक्रो कूलाम्ब, मिली कूलाम्ब, इन चीज़ों में हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये भी क्वेश्चन दिया गया था और आपसे हमने बोला था कि कमेंट में आप इसका आंसर जरूर दें, पर जितने बच्चों ने देखा उनमें से केवल 2 बच्चों ने इसका आंसर दिया। एक शिवानी गुप्ता जी हैं और एक अमन गुप्ता जी कमेंट में इसके आंसर दिए हुए हैं। अब आइए चेक करते हैं क्या उनका आंसर सही है। तो क्वेश्चन था आपके लिए, पहले इंग्लिश में देख लीजिए। ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड ऑन 0.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन देम। यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखा गया है वायु या निर्वात में, तो इनके मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, वो भी नेगेटिव, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, वो भी पॉजिटिव, है ना। तो देखिए 2 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी कि दोनों विजातीय आवेश हैं, है ना, डिसिमिलर चार्जेज हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, दोनों पर इस दिशा में बल लगेगा, यानी कि दोनों आकर्षित होंगे, पास पास आने की कोशिश करेंगे।
तो जो कूलाम का रूल है उसके आधार पर F इक्वल टू क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। Q1 हम इसे मान लेते हैं और Q2 हम इसे मान लेते हैं। तो ये दोनों चार्ज अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, हमेशा यहाँ मैग्नीट्यूड चार्ज का रखा जाता है, ना कि चिन्ह के साथ चार्ज को रखा जाता है ना, क्योंकि जो फोर्स है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो साइन होगा, चिन्ह होगा, वो केवल और केवल आपका डायरेक्शन बताने का काम करता है ना। इसीलिए इसको हम इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो वेक्टर F इक्वल टू क्या आ जाएगा, K की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 9 गुणे 10 की घात 9, 9 इंटू 10 पावर 9, इंटू Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इंटू Q2 की वैल्यू भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा, अपान R का स्क्वायर, यानी कि R ये है आपका, तो स्क्वायर लगा है तो इसका 2 बार गुणा, 0.5 इंटू 0.5, सॉरी, ठीक है। अब चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। F इक्वल टू 16 हम 256 2.56, और ये नंबर्स हैं तो इनको अलग पहले लिख लीजिए, 9 इंटू 2.56 अपान 5 5 जा 25, 0.25 इंटू, अब आइए घातों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 2 और 3 तीनों के बेस आधार क्या है, समान है, तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो 10 टू पावर प्लस 9 माइनस 19 माइनस 19, आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे 19 19 38, 38 में से 9 घटेगा क्योंकि ये ऋणात्मक रहेगा, ये धनात्मक रहेगा, तो कितना बचेगा 29। चूंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक रहेगी -38, इसलिए इसका भी साइन क्या आएगा, माइनस, नेगेटिव आएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, आगे देखें। F इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं 2 मिनट। यहाँ पे 25 से आप इसे दशमलव इसका हटाइए तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेंगे आगे, इसका दशमलव हटाने पर, और इसका भी दशमलव हटाने पर 2 जीरो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये दोनों शून्य आपस में कैंसिल आउट हो गए। 25 से इसे काटने हैं, 25 बन जा 25 बन जा 25, बचा कितना आपका 6, तो भाग न खाए लब्धि शून्य, है ना। तो 60 हो गया, 25 दूना 50, 25 चौको 100। अब 9 का गुणा इसमें आप कर लीजिए, 9 चौको 36 की 6 हाथ लगी 3, 9 दूनी 18, 3 21 की 1 हाथ लगी 2, 9 शून्यम शून्य तो 2, 9 एकम 9, 92.16 गुणे 10 की पावर कितना बचा था, -29 न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो चेक कर लेंगे किसका आंसर सही था और किसका आंसर गलत, इसे अच्छे से उतार लीजिएगा आप लोग। तो मुझे जो भी आंसर मिले, केवल 2 ही आंसर मिले थे, मैंने उनका नाम भी बता दिया आपको। तो अगर आप आंसर नहीं भेजोगे तो मुझे पता नहीं चलने पाएगा कि आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हो। जैसे जो लोग आंसर भेजे तो उनकी गलतियां ये थी कि वो इस चार्ज को नेगेटिव और इस चार्ज को पॉजिटिव रखकर इनको कैंसिल आउट पूरा कर दिए थे, तो उनका 10 पावर 9 आ रहा था, बाकी कैलकुलेशन यही आ रहा था, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, पर यहाँ पे 10 पावर 9 आ रहा था क्योंकि यहाँ पे 9 था। पर ऐसा नहीं होता है, देख लीजिए इसे अच्छे से। तो इसीलिए मुझे ये मालूम चल गया कि अब बेसिक से आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा शुरुआत में, फिर धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। तो ठीक है, इसे उतार लें, फिर अगले टॉपिक में चलते हैं अपन लोग। हाँ तो बच्चों, अगला टॉपिक आपके लिए हम प्रॉपर्टी ऑफ कूलाम फोर्स लेकर आ रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ कूलाम फोर्स जनरली के बुक्स में आपको नहीं मिलती है, लेकिन आपको क्यों बताया जा रहा है, इसका रीज़न हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि कूलाम का जो नियम है या दुनिया का कोई भी नियम हो, वो प्रयोगों के आधार पर प्राप्त परिणामों के द्वारा दे दिया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रहता है वो पूरा वैल्यू, ठीक ना, जो भी परिणाम उन्हें मिले तो दे दिया गया। तो कूलाम ने क्या किया रहा होगा कि सबसे पहले 2 चार्ज को लिया रहा होगा, है ना, तो इन चार्ज के बीच में सिमिलर चार्ज को लिया रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या लगा, प्रतिकर्षण बल, दोनों एक दूसरे को दूर धकेलने लगे। तो इस पर इधर की ओर फोर्स लगा और इस पर इधर की ओर फोर्स लगा, है ना। उन्होंने इस चार्ज को पकड़कर इसे छोड़ दिया तो ये इधर की ओर भागा तो इस पर एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ, और इसे चार्ज को पकड़कर इसको छोड़ दिया तो इस पर इधर की ओर एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ, और दोनों एक्सेलरेशन क्या थे, समान। और जब एक्सेलरेशन समान थे तो चूंकि F बराबर क्या होता है, या में, तो एक्सेलरेशन समान है, मास भी इनके सेम ले लिया रहा होगा, तो उन्होंने ये बताया कि दोनों पर समान फोर्स लग रहे थे।
है ना। फिर उन्होंने क्या देखा कि पहले इन दोनों चार्ज को इक्वल लिखा था, फिर इस चार्ज को दुगना कर दिया उन्होंने, तो जो फोर्स था वो भी डबल हो गया। मतलब जब चार्ज को इन्होंने दुगना किया तो फोर्स भी क्या हो गया, डबल। फिर इस चार्ज को दुगना करके देखा तो भी फोर्स आपका दुगना हुआ। फिर इसे 3 गुना किया तो फोर्स भी क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाइड हो गया। तो उन्होंने ये बताया कि जितना आपका चार्ज बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात में आपका फोर्स भी बढ़ रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो इन दोनों के मध्य लगने वाला फोर्स हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहले चार्ज के, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दूसरे भी चार्ज के, इन प्रयोगों के आधार पर। क्योंकि जिस अनुपात में आप चार्ज को बढ़ा रहे थे, आवेश को बढ़ा रहे थे, उसी अनुपात में आपका फोर्स बढ़ रहा था। ठीक ना, पहला प्रयोग उन्होंने ये किया। फिर इन्होंने दूसरा प्रयोग क्या किया कि पहले इन दोनों के बीच की दूरी जो रखी वो कुछ निश्चित रख ली रही होगी, है ना। तो फोर्स कितना लगा, मान लीजिए F। फिर इन्होंने क्या किया, इनके मध्य की दूरी को दुगना कर दिया 2r। तो अब जो फोर्स मिला वो कितना हो गया, इसका बटे 4 गुना, नहीं पहले के फोर्स का 1/4 गुना हो गया। फिर उन्होंने इस दूरी को तिगुना किया तो अब जो फोर्स हुआ वो कितना हो गया, 1/9 टाइम्स हो गया। यानी कि जब इन्होंने r को r रखा तब फोर्स उतना ही था, जब r को इन्होंने हाफ किया, आधा किया, सॉरी दुगना किया, तब फोर्स कितना हो गया, 4 गुना। और जब r को इन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया, दोनों के बीच की दूरी तिगुनी कर दी, तो कितना हो गया, 9 गुना। तो क्या 2 दूना 4 और 3 त्रिकाई 9 था, यानी कि 2 का स्क्वायर किए जाने पर हमें 4 मिल रहा था, या फिर 3 का स्क्वायर किए जाने पर। तो यानी कि जो फोर्स है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा था, दूरी के वर्ग के रूप में डिपेंड कर रहा था। ठीक ना। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि दूरी के वर्ग के रूप में डिपेंड कर रहा है, लेकिन फोर्स घट रहा है, दूरी बढ़ाने के साथ फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऐसा संबंध क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात वाला, कि जब मतलब दो राशियां व्युत्क्रमानुपात में संबंधित हो तभी उनकी फोर्स या जो भी स्ट्रेंथ हो वो घटती है। तो उनको दो परिणाम इससे मिले कि पहला तो ये आर स्क्वायर के से संबंधित रहेगा, फोर्स रिलेटेड रहेगा, पर चूंकि घट रहा है इसलिए 1/r स्क्वायर के रिलेटेड होगा। तो दूसरा परिणाम इनको क्या मिल गया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक ना। तो इस प्रकार से इन दोनों को जब इन्होंने मिलाया तो एफ इक्वल टू क्या बन गया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। तो पहला इक्वेशन उन्होंने ये बना दिया, दूसरा ये बनाया। तो इसी के आधार पर नियम क्या बना कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब उन्होंने इन दोनों इक्वेशन को मिला के लिखा, तो या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा लिया तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ये फार्मूला उन्हें मिला था जिसको हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो अगर ये चीज हम पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हम केवल और केवल कूलाम फोर्स या उसके रूल को जान पाते हैं, है ना। पर इस नियम में, इस बल में क्या क्या खास बातें थी, ये जानने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी, इसके गुण पढ़ना अति आवश्यक होगा। तो हम एक अलग सा पन्ना निर्धारित कर लेते हैं जिस पर हम बारी बारी से गुण लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे पहले ही डाल लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हिंदी में भी स्थिर विद्युत बल के गुण, है ना। अब हम यहाँ पे क्रम से बारी बारी से सारे गुणों को लिखते चले जाएंगे, पर उससे पहले उनके बारे में हम चर्चा दूसरे पन्नों में करेंगे। इसे किनारे रख देते हैं अपन, है ना। और जैसे ही कोई गुण निकल कर आया करेगा तो उसको हम तुरंत यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। आइए पहले गुण के बारे में चर्चा करने चलें। तो मान लीजिए हम आपको एक चार्ज दे देते हैं। ये कोई एक हमारा स्टूडेंट था जिसको हमने
एक चार्ज दे दिया और उसे हम क्या पढ़ा चुके हैं, कूलाम का नियम। अब ये अपने हाथों में चार्ज को रख लिया और बोला लगो इस पे बल, कूलाम बल लगो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगो, स्थिर विद्युत बल लगो। अब वो क्या इस पर बल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि दो आवेशों के मध्य, नियम में ही है ना, दो आवेशों के मध्य, ठीक है। तो यानी कि इस पर बल लगाने के लिए एक और चार्ज आपको चाहिए ही चाहिए होगा, तब ये बल इस पर लगाएगा और ये बल इस पर लगाएगा। बात समझ में आई? तो इससे हमारा पहला गुण क्या बनता है कि स्थिर विद्युत बल दो अलग अलग पिंडों पर लगता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो पहला गुण हमारा क्या बना? स्थिर विद्युत बल दो अलग अलग पिंडों पर लगता है, ठीक ना। इंग्लिश में से बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts on two different bodies। तो ये हमारा पहला गुण मिल गया हमें, ठीक है। इसे फिर किनारे रखते हैं, जब दोबारा अगला गुण मिलेगा तो हम उसके लिए भी इसको दोबारा करते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, कोई भी मास हो इसका, मान लीजिए एम एम जो भी हो, M1 M2 या एम कुछ भी हो। तो ये बताइए, इसके कारण इस पर बल लगेगा। भाई ये दो सजातीय आवेश हैं, सिमिलर चार्जेज हैं, तो ये इससे दूर की ओर धकेलेगा, तो क्या इसके कारण इस पर बल इस दिशा में लगेगा? और इसके कारण इस पर बल किधर लगेगा? इस ओर लगेगा कि इस ओर? भाई प्रतिकर्षण होगा, तो कहाँ लगेगा? इस ओर, है ना। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज की बात हुई। अगर हम दो नेगेटिव चार्ज लेते हैं, माइनस क्यू और माइनस क्यू, तो भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों क्या है? नेगेटिव चार्ज हैं। तो इसके कारण इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? इस ओर। और इसके कारण इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? इस ओर। अब चलिए दो विजातीय आवेशों को लेते हैं, एक प्लस क्यू ले लेते हैं और एक माइनस क्यू। तो विजातीय है तो आकर्षण होगा, तो इसके कारण ये चार्ज इसे क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। और ये वाला चार्ज इसे क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो इन तीनों चित्रों में अगर आप ध्यान से देखिए, तो इसके कारण इसका पर फोर्स इधर की ओर, इधर की ओर, है ना। तो क्या दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत है? हाँ है। दूसरे में भी देखिए, क्या अभी भी दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है? दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा था। पर अगर आकर्षण वाले को देखने जाएं, तो इस पर फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो इस पर भी इधर। तो क्या फोर्स की डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, विपरीत जा रहा है। तो हमारे पास जो दूसरा गुण निकल कर आया कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सदैव विपरीत दिशा में लगता है एक दूसरे पर, है ना। तो दूसरा गुण हम लोग लिख लें, स्थिर विद्युत बल सदैव विपरीत दिशा में लगता है। इंग्लिश में से हम क्या बोल देंगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन,
यहाँ पे एक्स लगा दीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास दो गुण मिल चुके हैं। तीसरे गुण की चर्चा करने के लिए थोड़ा सा आप ऐसा प्रयोग करिए, एक चार्ज लीजिए और एक और चार्ज ले लीजिए, है ना। इसे हम Q1 मानते हैं, इसे हम Q2। ठीक है, तो इसके कारण फोर्स इस पर लगेगा और किस दिशा, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। और कितना लगेगा, F/1 ड्यू टू 2। मान लीजिए इनके मध्य की दूरी क्या है, R है, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, F12 की, ध्यान से देखिएगा, K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। क्या समझ में आया? चलिए, अब इस पर, इसके कारण इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। तो कितना लगेगा, F/2 ड्यू टू 1। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाए तो कितना आएगा, F/2 ड्यू टू 1 इक्वल टू कूलाम के लॉ से K, दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड है पहले वाले बल का F12 का, और ये मैग्नीट्यूड है दूसरे वाले बल का F21 का। और अगर आप ध्यान से इन दोनों इक्वेशन को देखने जाएं तो ये सारी की सारी वैल्यू इस सारी की सारी वैल्यू के बराबर है ना। ठीक है, अच्छा, अगर इन फोर्सेस को यहाँ भी F12 और F21 नाम दें तो यहाँ से हमें क्या निकल कर आया था, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब ये बराबर था कि नहीं, ये हमें यहाँ से मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। ये दोनों चूंकि इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो F12 इज इक्वल टू F21 इन मैग्नीट्यूड, यानी कि इन दोनों का परिणाम जो भी मान होगा वो क्या होगा, बराबर आएगा। पर यहां से हमें क्या मिला कि इनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर हम मॉड ना लगाएं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है और ये सदिश राशियां हैं, तो माइनस F21। आई बात समझ में? तो हमें तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या मिल गई कि दोनों फोर्सेस का, जो दो पिंड रहेंगे उन दोनों के मध्य जो फोर्सेस एक्ट करेंगे, है ना, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो तीसरा हमें प्रॉपर्टी मिल चुका है, आइए उसे लिख लेते हैं यहाँ पे। तीसरी दोनों बलों, चूंकि दोनों दो बल कार्य करते हैं, दोनों बलों का परिमाण समान होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल। ठीक है ना, तो हमें तीसरा गुण भी मिल गया। क्या क्या हमें तीन गुण मिले, पहला तो ये दो अलग अलग बॉडीज पर कार्य करेगा, दो अलग अलग पिंडों पर कार्य करेगा, दूसरा अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, और तीसरा मैग्नीट्यूड इनका क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप याद करिए 11th का न्यूटन का तीसरा नियम, उसमें हमने आपको एक्शन रिएक्शन पेयर कुछ बताए थे, और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती थी कि जब कोई बल दो अलग अलग पिंडों पर कार्य करे, विपरीत दिशा में कार्य करे, अपोजिट इन डायरेक्शन, और उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे फोर्सेस के जोड़े को हम लोग क्या बोलते थे, एक्शन रिएक्शन पेयर। है ना, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। ठीक है, तो हमें तीन प्रॉपर्टी मिल चुकी थी, चौथी प्रॉपर्टी हमें क्या मिल गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होता है या एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी हम यहां पे लिख लें, स्थिर विद्युत बल क्रिया
प्रतिक्रिया युग्म होता है, या इंग्लिश में बोलने जाएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई चौथी प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी कुछ इससे अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी सी चर्चा इसी पिछली प्रॉपर्टी के बारे में कर ले कि जो ये इसका मैग्नीट्यूड समान मिला था, ये ऐसे भी आप देख सकते हो और या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि मान लो दो चार्जेज हैं आपके पास, है ना, इसका चार्ज Q है, इसका भी चार्ज Q है और इनका भी द्रव्यमान क्या है, यम और यम है। तो जब आप इसे पकड़ लोगे और इसे छोड़ दोगे तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, तो ये दूर की ओर भागेगा, तो इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। और इसमें भी जब इसको पकड़ लोगे, इसको छोड़ दोगे तो ये दूर की ओर जाएगा, तो इसमें भी एक एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। तो अलग अलग प्रयोगों को करने के बाद ये देखा गया था ये जो एक्सेलरेशन वो दोनों का क्या था, इक्वल था। और चूंकि एक्सेलरेशन इक्वल तो होगा तो एफ इक्वल टू क्या होता है, या में तो मास कांस्टेंट था दोनों का, पर एक्सेलरेशन भी अगर समान आ रहा है हर प्रयोग में, तो ये मान लिया गया था कि फोर्स भी दोनों पर लगने वाला क्या होता है, समान। तो प्रैक्टिकली इस प्रकार से निकाला गया था कि कैसे दोनों का फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की चर्चा करने के लिए हम एक और भी एग्जाम्पल लें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ये आपको प्रॉपर्टी अगली। जब हमने ये 3-4 प्रॉपर्टी पहली वाली बताई कि दो पिंड अलग अलग पिंडों पर कार्य करता है और ये सदैव विपरीत दिशा में लगता है और दोनों का परिमाण समान होता है, जिससे ये क्या बन जाता है आपका एक्शन रिएक्शन पेयर। तो चौथी प्रॉपर्टी को झूठा करने के लिए क्या होता है बच्चों, आप लोगों की आदत है कि अगर कोई चीज़ आपको बताया जाए तो आप उसमें कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ निकालने लगते हो, और निकालना भी चाहिए, तभी आपको अच्छे से नॉलेज मिलता है। तो ऐसा ही एक बच्चा मिला जो चौथी प्रॉपर्टी को झूठा साबित करने के लिए बाकी की 3 प्रॉपर्टी को बनाने लगा। तो उसने 2 चार्ज बनाया, है ना, और क्रम से सारी प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया। पहला बोला कि 2 अलग अलग पिंडों पर लगना चाहिए, तो उसने 2 चार्ज ले लिया। फिर दूसरा बोला कि विपरीत दिशा में लगना चाहिए, तो उसने एक चार्ज पर, एक पिंड पर नीचे की ओर फोर्स लगा लिया और दूसरे पिंड पर ऊपर की ओर फोर्स लगा लिया, है ना। और तीसरा क्या कर दिया कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड समान रखा, है ना। तो ये तीनों हो तब भी तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर ही दिख रहा है ना। देखो पहली शर्त क्या पूरी कर रहा है, 2 डिफरेंट बॉडीज पर लग रहा है। दूसरी शर्त क्या पूरी कर रहा है कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में फोर्स लग रहे हैं, इसके पॉजिटिव लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसे पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और इन दोनों का परिमाण भी उसने समान रख दिया, तो ये भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। पर कभी भी बताइए कि क्या अगर 2 चार्ज रखा जाएगा तो उस पर ऐसा बल लगेगा, कभी नहीं। या तो आकर्षण होगा तब ऐसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण होगा तो ऐसा बल लगेगा, बाहर की ओर दूर की ओर, पर कभी भी ऊपर और नीचे तो फोर्स नहीं लग सकता उसमें। तो इससे उसने बोला कि तब ये कहाँ से एक्शन रिएक्शन पेयर हो पा रहा है, शर्त पूरी कर रहा है, तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से हो पा रहा है। तो इसके लिए हमने एक और प्रॉपर्टी इसकी बना ली कि देखिए अगर हम ये एक लाइन खींचने जाएं दोनों चार्ज को जोड़ने वाली, तो जब आकर्षण हो रहा था दोनों फोर्स जो हैं इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश ही लग रहे थे, या कि जब प्रतिकर्षण हुआ तब भी ये दोनों फोर्सेस कहाँ लगे आपके, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश ही। तो अगली प्रॉपर्टी हम यही बनाने जाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल सदैव दोनों आवेशों को जोड़ने वाले लाइन के अनुदिश ही कार्य करता है। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी हमारी मिल गई हमें 5वीं प्रॉपर्टी, आइए उसे लिख लेते हैं। स्थिर विद्युत बल 2 आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के
अनुदिश कार्य करता है। ठीक है ना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे द फोर्स एक्ट्स along the line joining two charges. The force acts along the line joining the two charges, यानी कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए, इसी से एक और इसकी प्रॉपर्टी निकलकर सामने आई थी। वो कुछ ऐसी थी कि ये जो फोर्सेस हैं आपके, जो भी ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, ऐसे फोर्सेस को क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्सेस या केंद्रीय बल। तो लास्ट प्रॉपर्टी, छठवीं प्रॉपर्टी हमें क्या मिल गई इसकी, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल एक केंद्रीय बल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। तो छठवां हमें गुण मिल गया, स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल होता है। इंग्लिश में से हम क्या बोलेंगे? फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक ना। तो ध्यान से इन 6 प्रॉपर्टीज को देख लीजिए स्थिर विद्युत बल की, और इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए, और पीछे जो भी समझाया गया है हर प्रॉपर्टी के पास आप उन चित्रों को बना लीजिए। फिर एक दो न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का एक देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि एक 4 कूलाम का आवेश और एक 2 कूलाम का आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। मान लीजिए कितना है, 2 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है। अब इन दोनों चार्जेज को फ्री छोड़ दिया जाता है। तो ये चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों पर प्रतिकर्षण लगेगा। इस पर इधर की ओर बल लगेगा और इस पर इधर की ओर बल लगेगा। तो ये इधर गति करेगा और ये इधर गति करेगा। मान लीजिए t समय, कोई निश्चित समय तक गति करने के बाद इसे a नाम दे दीजिए और इसे b। तो b का जो वेग है वो कितना हो जाता है? मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो उसी समय पर, जिस समय पर इसका 40 मीटर प्रति सेकेंड वेग हो गया है, a की वेलोसिटी, a का वेग कितना होगा, है ना। एक बार क्वेश्चन को, इनका मास भी ले लीजिए। जैसे इसका मास मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 kg का, और इसका मास ले लीजिए आप, इसका भी ले लीजिए 2 kg ही अभी पहले एग्जाम्पल के लिए। आइए इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार ढंग से समझ लेते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज हैं A और B। A का चार्ज 4 कूलाम और इसका द्रव्यमान 2 kg है, जबकि B का चार्ज 2 कूलाम और इसका द्रव्यमान कितना है? 2 kg, है ना। और इन दोनों के मध्य की दूरी कितना है? 2 मीटर। जब इन दोनों आवेशों को छोड़ा जाता है तो एक दूसरे से दूर गति करते हैं, तो कुछ समय पश्चात t का वेग 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो उतने ही समय पश्चात a का वेग कितना होगा? ठीक है। इंग्लिश में भी इसे समझ लेते हैं एक बार। 2 चार्जेज A एंड B सेपरेटेड विथ 2 मीटर, A हैव +4 कूलाम चार्ज एंड 2 kg मास एंड B हैव 2 कूलाम चार्ज एंड 2 kg मास। When both charges released and after t time, B have 40 meter per second velocity, then calculate A velocity of A। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो आप दोनों पर लगने वाला फोर्स निकालिए। इसके कारण इस पर बल लगेगा F/B ड्यू टू A। कितना लगेगा? K इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल
4 इंटू 2 बाई दूरी का वर्ग, 2 दूना 4, यानी कि 4 दूना 8, या 4 से 4 कैंसिल आउट तो 2k, है ना। दूसरा, इस पर बल कैलकुलेट करिए, F ऑन A ड्यू टू B कितना हो जाएगा, K इंटू दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 4 इंटू 2 अपान दूरी का वर्ग, 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल आउट तो 2k, यानी कि दोनों पर नेट फोर्स क्या है, इक्वल है, पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो अगर हम इसे +2k लें तो इसे हमें क्या लेना पड़ेगा, -2q। तो दोनों पर, पूरे निकाय पर, है ना, सिस्टम पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, FBA प्लस FAB, पर चूंकि डायरेक्शन विपरीत है तो इसे हमें किस में रखना पड़ेगा, -FAB। दोनों की वैल्यू रखिए, 2k -2k, तो दोनों आपस में कट जाएंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो पहली चीज हमें क्या मिल गई कि नेट फोर्स क्या है हमारा, 0। ध्यान से इसे देखिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट 11th का आप याद करिए, आपको बताया गया था कि जब किसी पिंड पर नेट फोर्स 0 हो तब उसका संवेग सदैव क्या रहता है, संरक्षित। याद आ रहा है क्या, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि किसी पिंड पर नेट फोर्स 0 हो, कुल बल क्या हो, 0 हो, बल न लगाया जाए तो उसका संवेग सदैव क्या रहता है, संरक्षित। तो क्या इसका नेट फोर्स 0 है तो क्या इसका टोटल संवेग संरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा मोमेंटम। तो मोमेंटम संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल होता है। अच्छा, इनिशियल, पहले हम इन दोनों आवेशों को पकड़ के रखे थे तो दोनों का वेग क्या था, 0 था, और अगर वेग 0 था तो इसका संवेग भी क्या होगा, 0। तो प्रारंभिक संवेग आपका क्या आ जाएगा, 0। आइए अंतिम संवेग को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसका संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं। इसका मास कितना है, 2 kg, और वेलोसिटी कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, और इसे हम धनात्मक दिशा मान लेते हैं, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, इसका मास 2 kg इंटू वेलोसिटी 40 kg। अब ये तो इसका संवेग हुआ, अब इसमें 2 पिंड गतिमान है तो 2 के अलग अलग संवेग होंगे, तो इसका भी संवेग हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब इसका हमारा फाइनल संवेग मिलेगा, अंतिम संवेग। तो देखिए ये इसका संवेग हो गया, इसका संवेग कैलकुलेट करते हैं, प्लस, अब देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन थी तो ये डायरेक्शन, ये इस दिशा में जा रहा है तो कैसा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका संवेग हमें किस में रखना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो माइनस मास इंटू वेलोसिटी, तो मास कितना है 2 इंटू वेलोसिटी कितना है, v मान लीजिए, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, तो -2 इंटू v हो जाएगा। दैट एम्प्लाइज 0 इक्वल टू 42 जा 80 प्लस माइनस 2v होगा। 2v को उधर पक्षांतरित कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2v इक्वल टू 80, 2 को बटे में ले जाइए तो v इक्वल टू 80/2 यानी कि 40, यानी कि v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका भी वेग कितना आएगा आपका, 40 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। आई बात समझ में, है ना। अच्छा न्यूमेरिकल, चलिए सेम टू सेम एक और न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करते हैं, फिर आपके लिए एक होमवर्क दिया जाएगा। बिल्कुल इसी के जैसा रहेगा, बस डाटा भर मैं चेंज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, जहां मैं जल्दबाजी में पेज वगैरह बदल देता हूं तो आप स्क्रीन पुश करके अगर उतारना चाहें तो उसे उतार लिया कीजिए, है ना। अगला न्यूमेरिकल हम लेते हैं कि हमारे पास 2 चार्जेज हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है ना। इसका मास तो आपको मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा तो आपको समझने में अभी दिक्कत होगी। हम कोई और चार्ज लेते हैं, थोड़ा बड़े चार्ज लेते हैं, यानी कि इसका जो चार्ज है 8 कूलाम प्लस में, और इसका चार्ज कितना है -4 कूलाम, ठीक है। अच्छा, मास में डिफरेंस कर देते हैं, इसका जो मास है वो है 2 kg का, और इसका मास कितना है 4 kg का। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मास को इक्वल लिया हुआ था, ठीक है। तो
जब पहले तो ठीक है दोनों स्थिर थे, इतना जो भी बल, जब इन्हें छोड़ा, अच्छा इनके बीच की दूरी भी आपको बता दी जाए, मान लीजिए इनके बीच की दूरी अभी भी कितना है, 2 मीटर ही है। तो जब इनको छोड़ा जाता है तो कुछ समय पश्चात ये ए, मान लीजिए इसे बी, ए की जो वेलोसिटी होती है एक निश्चित समय के बाद वो कितना हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसी समय पर बी की वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन लगभग सेम है। फिर से एक बार देख लें कि टू चार्जेज, दो आवेश हैं ए और बी, जिनका आवेश, एक आवेश +8 कूलाम और द्रव्यमान 2 kg है, जबकि दूसरे का आवेश -4 कूलाम और द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। ठीक ना, इन दोनों को 2 मीटर दूरी पर रखा गया है। जब इन्हें छोड़ा जाता है तो कुछ समय पश्चात ए का वेग 10 मीटर पर सेकेंड होता है, तो बी का वेग कैलकुलेट करिए। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने आपको समझा दिया था कि दो चार्जेस के बीच में जो बल लगेगा वो हमेशा क्या होता है, इक्वल रहता है, बराबर रहता है। इसीलिए चूंकि इन दोनों के बल लगने की दिशा विपरीत है, इसीलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो इसे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, 0। तो और जब एफ नेट फोर्स क्या होगा आपका, 0 होगा, तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसमें लगा देंगे। तो इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम पी फाइनल। अब पहले तो दोनों स्थिर थे, पकड़ के रखे थे हम, तो इनका इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा, 0। तो फाइनल मोमेंटम पहले हम ए पिंड का लिख लेते हैं। ए पिंड का फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि 2 × 10। और किस दिशा में, इधर, तो इसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। प्लस इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन विपरीत है तो नेगेटिव, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है, 4 kg, इंटू वेलोसिटी कितना है, vb। ठीक है, 10 दूना 20 और ये प्लस माइनस माइनस, तो 0 इक्वल टू 20 - 4 vb। ठीक ना, 4 vb को उधर ले जाइए आप, तो क्या आ जाएगा, दैट एम्प्लाइज 4 vb इक्वल टू 20। 4 को बटे में ले जाइए, तो vb इक्वल टू 20/4, 4 5 जा 4 पंचे, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बी पिंड का वेग कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आया, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको जरूर मुझे देना है। इसमें थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर दे रहा हूं। मान लीजिए दो आवेश हैं ए और बी, पहले का चार्ज 2 कूलाम प्लस में और दूसरे का चार्ज 3 कूलाम वो भी प्लस में, और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 1 मीटर। जब इन आवेशों को, इन चार्ज को छोड़ा जाता है तो 5 सेकंड पश्चात जो ए चार्ज है वो 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो 5 सेकंड पश्चात ही बी द्वारा चली गई दूरी x2 आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनिए और इसे नोट कर लीजिएगा कि दो आवेश ए और बी हैं जिनका, अच्छा इनका द्रव्यमान मैंने बताया नहीं आपको। मान लीजिए इसका द्रव्यमान है 2 kg और इसका द्रव्यमान है, इसका भी 2 kg ले लीजिए। ठीक ना, अब आइए क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को बना लीजिए अपनी कॉपी में सुनकर कि दो आवेश ए और बी हैं, पहले का आवेश 2 कूलाम और द्रव्यमान 2 kg है, जबकि बी का आवेश 3 कूलाम और द्रव्यमान कितना है, 2 kg। इन दोनों को वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। जब इन्हें छोड़ते हैं, रिलीज कर देते हैं, उस समय 5 सेकंड के पश्चात ए 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो बी द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जिनके पास ये वीडियो का लिंक नहीं है उन्हें भी आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए।